नमस्कार। मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम एक बार फिर, जैसे अक्सर हम करते हैं, आज हम एक बार फिर बात अपनी जो चर्चा करेंगे उसे केंद्रित करेंगे कृषि उपज की मार्केटिंग पर। लेकिन आज की कृषि उपज की मार्केटिंग पर होने वाली हमारी चर्चा आम एपिसोड्स में जो हम चर्चा करते हैं उससे थोड़ी अलग होगी। आज हम आपको ये थोड़ा सा बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि वास्तव में सरकार किस दिशा में जा रही है, क्या सोच क्या रही है। और जो दिख रहा है वो तो बाद की चीज है, पहले तो सोच क्या है, क्योंकि जो सोच है वही बाद में जमीन पर भी दिखेगी। इस पूरे माहौल पर और जो हमने कहा कि सरकार की सोच पर, और मैं आपको बताऊं कि जब मैं सरकार कह रहा हूं तो ये केवल मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये तमाम राज्य सरकारों की भी बात कर रहा हूं, जिसमें कुछ केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है उसके राज्य हैं और कुछ विपक्ष वाले राज्य भी हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस आज के एपिसोड की चर्चा के बाद एक ज्यादा साफ तस्वीर हमारे सामने उभर कर आएगी कि देश में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स हैं, जो मंडियां हैं, उसका भविष्य किधर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। और इस पूरे बातचीत के लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान अपने साथ जोड़ा है, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ इस समय जगवीर सिंह यादव हैं। जगवीर सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंडी.com में। धन्यवाद जी। यादव साहब का मैं परिचय करा दूं। यादव साहब नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स, जो कि देश में जो तमाम राज्यों में मार्केटिंग बोर्ड होते हैं, जो नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं एपीएमसी मंडियों का, उसके जो नेशनल काउंसिल है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो उसका पूरा कामकाज देखते हैं। और देश में इस समय करीब 32 राज्यों में ये मार्केटिंग बोर्ड्स हैं, जिनमें से 28 से 29 राज्यों का प्रतिनिधित्व इस नेशनल काउंसिल में है। तो यादव साहब, बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, जो अभी मैंने अपने कार्यक्रम की एक तरह से इंट्रो में जो बात कही, जो ये डर एकाएक बताया जा रहा है कि जो एग्री लॉज आए हैं उनसे मंडियां कमजोर हो जाएंगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं और आपका इसके कहा जाए कि इस जो एक प्रतिवेदन है, जो एक लॉजिक है, उसमें डिफेंस क्या है? आपको लगता है कि ऐसा नहीं होने जा रहा है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अधिकतर लोग इस मैकेनिज्म को या मैकेनिक्स को समझते नहीं है, और मुझे खुशी है कि इस रिफॉर्म्स के दौरान लोगों को बहुत बारीक नॉलेज इस विषय की हो गई। देखिए, जहां तक आपने एक प्रश्न किया था कि गवर्नमेंट की दिशा और सोच क्या है, भारत सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया की सोच अपने अपने क्षेत्रों में कृषि को बढ़ाने की है। चाहे वो विदेश में, किसी देश में, विदेश में कहीं जाएं, सभी कृषि पर जोर दे रहे हैं। और कृषि में सुधारों का भी ये दौर है। पिछले 20 साल में हर एक देश में, किसी में जाएं, उसमें भी बहुत तेजी से सुधार हो रहे हैं। एक WTO आने के बाद ये हो गया कि यदि आप लिबरलाइजेशन नहीं करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसलिए एक कंपटीशन हुआ कि भाई जो जल्दी से जल्दी बेनिफिट उठाना है WTO का, तो जल्दी जल्दी इंटरनल लिबरलाइजेशन करे बिटवीन द स्टेट्स, जल्दी से जल्दी व्यापार को आसान करे, व्यापारियों को सुविधा दे, पैसे को सुविधा दे। क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं, उसमें अकेली मंडी या व्यापारी ही नहीं होता। इसमें राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग से टिल कंजम्पशन तक जितने भी प्रोसेस हैं, सारे मार्केटिंग का पार्ट है। तो जो मेरा मूल सवाल था कि जो अभी चर्चा हो रही है, लगातार इस पर विरोध भी कई जगह हो रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि जो नए एग्री लॉज हैं उसके कारण जो मंडियां हैं उनका कंपटीशन में वो नहीं रहेंगी, इसलिए कि वहां पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। और कई बार सोचा जाए तो वो टैक्सेस जरूरी भी है, क्योंकि वहां का जो एपीएमसी का रखरखाव है, वहां पर शेड बनाना है, वहां पर पेमेंट्स बनाने हैं, वहां पे किसान जो आते हैं उनको सुविधाएं खड़ी करनी है, तो वो टैक्स लगते हैं।
लेकिन उन टैक्सेस के कारण वहां पर जो होने वाला प्रोक्योरमेंट है, जो खरीद है, वो थोड़ा महंगा हो जाता है जो बाहर में खरीद हो रही है उसके मुकाबले, जिससे कि धीरे धीरे किसान वहां आएंगे नहीं, और जब आएंगे नहीं तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है। मैं इस पर थोड़ा चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि ऐसा कैसे नहीं होगा, या इसको न हो इसके लिए किस तरह की सोच रेगुलेटर्स में और सरकार में चल रही। देखिए, बहुत बस यहीं पे आके बात अटकी हुई है कि समझ का फर्क है। आप मंडी में तो किसी तरह का कोई बदलाव होने वाला नहीं है, ये मैं बता दूं, क्योंकि जब मंडी के दो दायरे हो गए, अब एक रेगुलेटेड दायरा, एक नॉन रेगुलेटेड दायरा। आप इसको ये ना कहें कि ये मंडी यार्ड के अंदर का है, एक ये ना कहें कि बाहर का है, बल्कि ये कहें एक रेगुलेटेड, एक नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड एरिया विद इन द फोर वॉल ऑफ मार्केट यार्ड जो है वो ट्रेड होगा। ट्रेड मीन्स ओनली सेल एंड परचेज, नॉट टोटल ट्रेड। हम टोटल ट्रेड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम टोटल एक व्यापार को, ट्रांजैक्शन को बढ़ाने की और ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, ताकि ये कंट्री एक हैपनिंग प्लेस बने, एक ट्रांजैक्शन हब बने, दुनिया का बड़े से बड़ा माल यहां से जाए, यहां से आए। क्योंकि हम अगले 20 साल में ये देख रहे हैं कि हम बहुत बड़ी एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी ताकत बन के उभरने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग खेती से दूर होते जा रहे हैं। 3%, 4%, 1.5%, 2%। ऑस्ट्रेलिया में अब जैसे इस साल 1.25% रह गए हैं जो 6% होते थे। तो दुनिया में खेती से लोग दूर हो रहे हैं। हमारे कल्चरल का पार्ट है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, हमारे लोगों को गांव गांव में इसकी प्रेजेंस है। इसलिए हम अगले 20 साल, 10-15 साल में वर्ल्ड के इसमें लीडर बनने वाले, ये मैं बता दूं। सरकार की उधर नजर है, क्योंकि 10 साल बाद कहेंगे सरकार कहां सो रही थी, नहीं पता था, पहले क्यों नहीं लाए। इस मूलभूत भाव के साथ ये बदलाव ला रहे हैं। तो दो बदलाव आए, एक रेगुलेटेड ट्रेड, एक नॉन रेगुलेटेड ट्रेड। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम यहीं से इस चर्चा के सूत्र को पकड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मंडी.com। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जगवीर सिंह यादव जी से। और अभी जो हमारी बातचीत का कुल मिला के जो लबोलुआब रहा है वो यही रहा है कि जो मार्केटिंग एक तरह से यार्ड्स हैं, जो मंडियां हैं, उसको, और जो हमारी चर्चा है वो अभी हाल में जो खबरें आई हैं एग्री लॉज पर और उनके विरोध में जो बातें हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, उसके संदर्भ में हमने बात की। और यादव साहब का ये कहना है कि दरअसल देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा, उसको ऐसे समझना होगा कि जो बाहर बाजार हो रहा है वो एक अनरेगुलेटेड बाजार है, जो भीतर मंडियों में हो रहा है वो रेगुलेटेड बाजार है, और इन दोनों की उपयोगिता अपने आप में अपनी अपनी जगह है और ये बनी रहेंगी। इसीलिए इसको ऐसा सोचना और समझना कि कोई मंडी कोई भी एक दूसरे से खत्म होने जा रही है, ये ठीक नहीं है। यादव साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जिससे एक सवाल मेरे ध्यान में आया। जो आप बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरह से संदर्भ है उसमें किस तरह से मार्केटिंग का एक पूरा महत्व बढ़ रहा है और मार्केटिंग का जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो रहा है। और आपने कहा कि किस तरह से किसानों की संख्या जो खेती पर आश्रित है वो धीरे धीरे घट रही है। मैं आपसे इसी में अपने सवाल को, जो मेरा मंडियों से जुड़ा सवाल है, उसको जोड़ता हूं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि जैसे अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में तो हम लोग लगातार ये सुनते हैं कि वहां पर एक एक किसान के पास 100-100, 200, 200 एकड़ जमीन है, और इसलिए उनका जो मार्केटिंग का तरीका है निश्चित तौर पे वो बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन जहां पे हमारे देश में जहां 86-87% किसान जो हैं वो 5 एकड़ से कम जमीन वाले हैं, वहां पे उसके लिहाज से अगर दुनिया के दूसरे देशों से मैं आपसे पूछूं तुलना करने के लिए, तो वहां पे क्या मंडियों का जो सिस्टम है वो हमारे देश जैसा ही चलता है, और अगर नहीं है तो किस तरह के दूसरे सिस्टम वहां पे विकसित किए गए हैं जो खास तौर से लाभदायक है किसानों के लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। अक्सर ये प्रश्न मेरे से पूरे वर्ल्ड में पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया को मैं ही रिप्रेजेंट करता हूं। अक्सर ये पूछा जाता है कि इंडिया में ऐसा सिस्टम क्यों है, क्यों वर्ल्ड में अकेला हमारा ही देश ऐसा है
जिसमें टोटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अंडर रेगुलेटेड ट्रेड। मीन्स इसको कहा जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया is not under act of business, rather it's under act of police। यहाँ पुलिस पावर्स हैं, लाइसेंस सिस्टम है, यहाँ के प्रोडक्ट को सीज कर दिया जाता है। मंडी सेक्रेटरी को इतनी पावर है कि वो गाड़ी को सीज कर दे, ट्रेड को बंद करा दे, जो चाहे लाइसेंस रद्द कर दे, जिस दिन तक चाहे ट्रेड न होने दे। ये पुलिसिंग पावर बहुत ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में ये पुलिसिंग पावर कहीं नहीं है सिवाय इंडिया को छोड़ के। तो क्या हम पुलिसिंग पावर को प्रमोट करते रहेंगे या धीरे धीरे खत्म करेंगे? एक तरफ तो ये है। जहां तक छोटे कंट्रीज हमारे साथी जितने भी हैं उनमें ये कहीं भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी साइज के आप लेके चले, आप साउथ अमेरिका में आप ब्राजील अर्जेंटीना दो को छोड़ दें तो चिली, पेरू, यूरुग्वे ये बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारे जैसे हैं। इधर हमारा ईस्ट में आए तो जापान, कोरिया, आपका वियतनाम, मलेशिया, ये सब ऑलमोस्ट हमारे जैसे ही है। और इनमें भी सभी में इसी तरह की मार्केटिंग होती है। बट हम ही अकेले ऐसे हैं जहां ये रेगुलेशन मंडी के अंदर, मंडी के अंदर, टैक्स के अंदर, लाइसेंस के अंदर, तो ये सिस्टम हमारी जकड़न की बाहर पहचान बनी हुई है। और ये कहा जाता है इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया तो बाहर आ ही नहीं रहा, जकड़न में फंसा हुआ है। विंडो के अंदर विंडो के अंदर विंडो, कैचमेंट एरिया के अंदर मार्केट एरिया, उसके अंदर मार्केट एरिया, या मार्केट एरिया के अंदर मार्केट एरिया। और एक से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ये क्यों बात चली। मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में लगभग 30-35 साल से जुड़ा हुआ हूं, बल्कि 40 साल होने को आ गया। जब हम आए यहाँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एज स्टूडेंट, उस वक्त हम समझते थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग यहाँ एक रूरल डेवलपमेंट का ग्रोथ सेंटर है। आज ये बिजनेस सेंटर के रूप में ले चुका, इसलिए हमारी धारणाएं बदलना जरूरी है। उन दिनों ग्रोथ सेंटर के बतौर हमने मंडियों का इस तरह रेगुलेशन किया था। सर छोटू राम के टाइम में रेगुलेशन स्ट्रांग हुआ था। 1937 के आसपास पहली रेगुलेटेड मंडी आई। उससे आज हम कहां जा चुके, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इसलिए जरूरी हो गया कि पूरी दुनिया के साथ उसी सिस्टम के हिसाब से मंडियां आगे लाएं। क्यों? यदि हम वो नहीं लाते हैं तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये होना बहुत जरूरी था मेरे हिसाब। यादव साहब, जब हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ एक सवाल मेरी कुछ मंडी अधिकारियों से भी बात हुई और मैंने उनसे समझना चाहा कि वास्तव में जो ये विरोध है मंडी टैक्सेस की बात कही जा रही है, और आखिर बीच का रास्ता कहाँ है, और अगर हम इसमें से जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको निकाल दें तो भी बात कहाँ, क्या सही इसमें पॉइंट क्या है? एक पॉइंट जो मुझे समझ में बात आई, यहाँ ये कहना है लोगों का, और जो मंडी से जुड़े लोग हैं, कि एक जो लाइसेंस वाली बात है, उनका कहना है कि जो बाहर से खरीदारी जो भी व्यापारी करने जाए या जो भी व्यक्ति करने जाए किसानों से, बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक ये रेगुलेशन तो होना ही चाहिए कि उसको भी लाइसेंस लेना पड़े, जैसे मंडी में कारोबार के लिए लेना पड़ता है, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर सरकार का उसके पीछे एक रेगुलेशन रहे, उसके पीछे एक अंकुश रहे। इसमें क्या, इस पर आपकी राय क्या है, और इसमें आप क्या किसी तरह का कोई अवरोध देखते हैं? देखिए, ये शब्दों का फेर आता है, इन शब्दों के पीछे एक्ट होता है। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। हम जब लाइसेंस की बात कहते हैं तो लाइसेंसिंग एक्ट आता है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसी तरह मार्केट फीस होती है और टैक्स होता है, तो टैक्स में टैक्स एक्ट आता है। ये मार्केट फीस है, टैक्स नहीं है जैसे। तो ये शब्दों का प्रयोग जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जहां तक लाइसेंस का सिस्टम है, लाइसेंस सिस्टम खत्म करके सरकार रजिस्ट्रेशन, लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है मॉडल एक्ट में, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन को कौन मना कर रहा है? सब कुछ लाइसेंस सिस्टम है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, वर्चुअली इसका नाम बदला है। ये मानिए रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन हर एक का होना ही है। तो जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसे लाइसेंस क्यों कहते हो? बस एक इतना ही समझने का अंतर है। रजिस्ट्रेशन तो होगा,
जी, यानी रजिस्ट्रेशन होगा तो स्वाभाविक तौर से जो लाइसेंस की जो उपयोगिता है वो रजिस्ट्रेशन में अपने आप बन जाएगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति खरीदारी कर रहा है वो सरकार के पास उसका पूरा रिकॉर्ड होगा, उसका पूरा इतिहास होगा, और कहीं ना कहीं इसलिए सरकार के अंकुश में वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कहाँ से आया और कहाँ निकल गया, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। चलिए, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट कॉम। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी .com में। हम बात कर रहे हैं जो देश में मंडियां हैं उनके सिस्टम के बारे में, और कैसे उस सिस्टम को और मजबूत किया जा सकता है इसके बारे में, और साथ ही इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हाल के जो कृषि सुधार कानून है उनके संदर्भ में, कि क्या उनके आने से वास्तव में जो मंडी का स्ट्रक्चर है, जो पारंपरिक ढांचा है, उस पे बुरा असर पड़ने वाला है या कैसा असर पड़ने वाला है। मंडियों में जो उपज आ रही है उसकी व्यवस्था की जाए, उसके क्वालिटी असेसमेंट की, और उसको गारंटी किया जाए, इसके लिए क्या काम चल रहा है और आगे किस तरह से आप बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू। देखिए, इसमें दो इश्यू बहुत जरूरी है समझने। पहले तो मैं आज फिर बता दूं, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ई नैम प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में, इसके आधे में भी कोई कंट्री नहीं है जितना बड़ा डिजिटाइजेशन मंडियों का हमने किया है। पूरे वर्ल्ड के आई थिंक 56 कंट्रीज के लोग इस सिस्टम को 2 साल पहले देखने आए थे। पूरे वर्ल्ड के 56 कंट्री क्योंकि लोगों ने उस वक्त आई थिंक 540 या हमारी इतनी थी, उस वक्त भी हम नंबर 1 थे। देखने आए थे कि ऐसा क्या ई नैम सिस्टम है जिसको देखें तो सही। और इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसकी तो बल्कि चर्चाएं होती है। हाँ, दूसरी बात जरूर है कि ये उतना खरा हमारी संतुष्टि के हिसाब से, किसान की संतुष्टि के हिसाब से नहीं उतर पा रहा, क्योंकि हमारी छोटी जोत है, हमारी एजुकेशन लेवल नहीं है, किसानों की क्वालिटी डिफरेंट आती है, हर खेत अपने आप में अलग पैदा करता है। इस लिहाज से इसमें पूरे वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेटली ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी पहले, बट अब हुई है। मैं अब वो आगे बताऊंगा कि क्वालिटी को छोटे छोटे लेवल पर कैसे असेस करें और ब्रैकेट्स कैसे बनाएं कि भी ये इनकी रेंज ये रहेगी। वो पहले वर्ल्ड में कहीं काम इस पे, इसको मशीन लर्निंग सिस्टम बोलते हैं, कि एक मशीन असेस कर ले क्वालिटी को। ये पहले काम नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 5-7 साल में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हम पीछे 2-3 कंट्रीज में देख के भी आए मशीनें। जापान में हमने नहीं, जर्मनी में हमने देखी, हॉलैंड एंड पोलैंड, दोनों पोलैंड की मशीन हमें बहुत सूट करती हुई पाई। तो दुनिया में अब मशीनों पे बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग मशीनों पे काम हो रहा है कि आप अपनी रेंज बनाइए, कंप्यूटर में डालिए, उस पर रख दीजिए अनाज को, वो 2 मिनट में बता देगा 90%, 98%, 70% मटेरियल आपका इस क्वालिटी को क्वालिफाई करता है। ये मशीनें अब धीरे 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 आ रही हैं, पहले कॉस्टली थी एंड धीरे धीरे इंडिया अभी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर है उन मशीनों का, और हो रहा है ये। तो आने वाले टाइम में क्वालिटी का इशू अभी धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रहा है। मैं मान रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं भी किसान हूं, किसान का खुद बेटा हूं। हमारे एक खेत का और दूसरे खेत का गेहूं ही हम कंपेयर करके घर में रखते हैं, नहीं वहां का नहीं, वो टीबे वाले का रखेंगे, जोड़ी वाले का ठीक नहीं है। इतना अंतर हमारे खुद के अपने प्रयोग करने में होता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचना है, ट्रेसेबिलिटी की, सर्टिफिकेशन की, ऑटोमेटिक ऑटो इंस्पेक्शन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जब उसमें आते हैं तो नेचुरली हमें एक डिजिटल सिस्टम ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा जिसका मशीन लर्निंग से आ रहा है। तो 1-1.5 साल की और इंतजार की बात है, यू विल गेट गुड न्यूज। जी, इंडिया में भी इंडिया में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। यंग साइंटिस्ट, IITians मैंने ऐसे देखे हैं जो हमारा अपना ही मशीन लर्निंग सिस्टम अनाज के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने ये बताई यादव साहब। और मुझे लगता है कि ई नैम में लगातार मंडी .com में हमने ई नैम पर बहुत बातें की हैं, और हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कई ई नैम पर दिखाई हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो वास्तव में अगर जिस तरह से सोचा गया है, इसको उस तरह से जब काम करने लगे, तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग और मार्केटिंग की शायद 80 से 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
यदि एक मिनट का टाइम हो तो मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक आपने हालांकि रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप कारण पे ना जाएं, बट ये कारण नहीं, एक सुझाव है। हम जब ये मान के चले ई नैम को, तो हमने ये भी माना था कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आड़तिया है वो अपने रोल को बदलेगा। वो रोल में अब एक क्रेडिट का, गारंटी का, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउस की जिम्मेवारी लेगा। वो आगे नहीं आ रहे, किसान तो फिर भी आ गया। जी बिल्कुल। इन कारणों पर बहुत अच्छा लगेगा हमें कि हम और विस्तार से इस पर चर्चा करें। मैंने आपको इसलिए केवल रोका था कि हमारे पास समय कार्यक्रम में बिल्कुल ही नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यादव साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे JS यादव, जो नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जिन्होंने हमसे खुलकर बात की इस बारे में कि मंडियां किस तरह से बदल रही हैं, कैसे उनको और बदले जाने की जरूरत है और किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके लिहाज से हम कैसे पिछड़ रहे हैं अगर इन मंडियों को हम समय रहते बदलने में कामयाब नहीं होते हैं। तो ये और इस तरह की ऐसी और कई बातें, कई विषयों पर हम चर्चा आगे भी Mandi.com में करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त समाप्त हो गया है। तो हमें दीजिए Mandi.com से इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।